नमस्कार दोस्तों, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम, जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। दोस्तों, मैं शुभांकर शुक्ला लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। आज सुशासन दिवस के इस मौके पर हमारे साथ हमारे सहकर्मी श्री सुमित कुमार सिंह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग, और श्री प्रमोद कुमार चन्याल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन विभाग, आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आज हम सुशासन दिवस के इस मौके पर सुशासन के बारे में बात करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, सुशासन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम सब चर्चा करेंगे हमारे सहकर्मी सुमित जी से और प्रमोद जी से। तो इसी कड़ी में मैं शुरू करना चाहूंगा सुमित जी आपसे। ये हमारे लर्नर्स को, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लर्नर्स को, हमारे पाठकों को आपकी तरफ से सुशासन दिवस के मौके पर एक गंभीर चर्चा के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी और उसके संबंध में हम बात करेंगे। धन्यवाद शुभांकर सर। और हेलो हल्द्वानी 91.2 FM के समस्त श्रोताओं और लर्नर्स को मेरा नमस्कार। मैं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 20 से 25 तारीख तक सुशासन सप्ताह अभियान मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी थीम होगी प्रशासन गांवों की ओर। इसमें प्रशासन के तहत जो गांवों में जन शिकायतें हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा और जो सर्विस वितरण है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। सुमित जी, मैं इस पे आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मूल प्रश्नों पे भी बात हो कि सुशासन दिवस इस टर्म को जब लाया गया तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी बात की जाए, और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर हमने कैसे लिया उस चीज को और कैसे, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, बेसिकली ये है। जी, सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक ने लेके आया, चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक विकासशील और अंडर डेवलप कंट्रीज को विकास करने के लिए ऋण प्रदान करता है। तो 1990 से पहले ये देखा गया कि जो सब सहारा कंट्रीज थी वो जो लोन ले रही थी उसको रिपे नहीं कर पा रही थी। अब रिपे क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वहां पे देखा गया कि जो वहां का शासन था वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। वहां पे ना अकाउंटेबिलिटी थी, ना ट्रांसपेरेंसी थी। तो इससे क्या था कि जनता का बहुत पैसा भ्रष्टाचार में चला जा रहा था, तो डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने देखा कि ना तो यहाँ पे शासन अच्छे तरीके से हो रहा है और ना ही पैसे का सदुपयोग सही तरीके से हो रहा है, ना ही कोई एफिशिएंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आई कि हम एक गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट देंगे, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, रिस्पॉन्सिवनेस होगा और पार्टिसिपेशन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो गवर्नमेंट अपने यहाँ डेवलपमेंट के कार्य करेगी, हम उसी को ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें शायद 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट करके वो टाइटल रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी। जी, उसमें उन्होंने 8 पॉइंट पर एक अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि ये पॉइंट अगर होंगे तो हम आपको ऋण प्रदान करेंगे। अगर आप अपने यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं करेंगे, बैड गवर्नेंस होगा, तो हम आपको ऋण प्रदान नहीं करेंगे। और मैं गुड गवर्नेंस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस को जानने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस बेसिकली क्या है कि शासन करना, लेकिन ये है कि शासन को सिर्फ शासन करना ही नहीं, इसको बहुत ब्रॉडर रूप में हमको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका क्या करती है? संविधान की समीक्षा करती है, ठीक है, और न्याय प्रदान करती है। तो ये समीक्षा और न्याय प्रदान करने की प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, और तीव्र गति से हो। न्यायपालिका क्षेत्र में ये हो गया। और विधायिका क्या करती है? विधायिका करती है नीतियों का निर्धारण करती है, अधिनियम बनाती है। तो ये अधिनियम जनता के कल्याण में बनने चाहिए और जो जन समस्याएं उस टाइम चल रही हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द निर्णय अच्छे तरीके से और प्रभावी रूप से बनने चाहिए, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन भी हो, ये कार्य होने चाहिए। और तीसरे हमारी कार्यपालिका क्या करती है? इन नियमों को क्रियान्वित करती है। तो इन नियमों को क्रियान्वित करने में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रशासन की, और वो त्वरित रिस्पांस करने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट की जो तीनों कार्य हैं, इसमें इन तत्वों को समाहित करके जो प्रशासन होगा वो गवर्नेंस कहलाएगा। और अगर ये प्रशासन इसी तरीके से होता है, मतलब
ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, कंसेंसस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पार्टिसिपेशन होता है। तो इसी को हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस इसी प्रकार से अगर चलता है तो वो समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी क्रम में मैं हमारे साथ मौजूद प्रमोद जी से बात करना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग तीनों लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, तो उसमें चूंकि हमको पता है कि जैसे कि आपने बोला कंसेंसस एक होनी चाहिए, जैसे जो शासित है, जो शासक है, मतलब जैसे प्रशासक है, तो उन दोनों के बीच में कंसेंसस होनी चाहिए, तभी जो है उसकी जो सर्विस डिलीवरी जो है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हो पाएगी। तो इसके संबंध में प्रमोद जी आपसे पूछना चाहूंगा कि इसकी जो विशेषताएं हैं थोड़ा विस्तार से बताएं, इसकी विशेषताओं के संबंध में गुड गवर्नेंस की। जी सर। 91.2 रेडियो हेलो हल्द्वानी रेडियो एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रमोद कुमार चन्याल है और मैं लोक प्रशासन विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। देखिए, जब हम सुशासन की बात करते हैं जी, सुशासन कोई एक नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत प्राचीन अवधारणा है जो हमारे प्राचीन भारतीय विचारक थे कौटिल्य, उन्होंने अपनी जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित होता है। और जब हम वहां से आगे की तरफ आते हैं तो जो हमारे आधुनिक भारतीय जो विचारक हैं, उसमें महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज की अवधारणा को सबके सामने रखा था। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि सुशासन की जो अवधारणा है यह प्रासंगिक क्यों है। तो इसमें क्या है कि देखिए, हम अभी हाल के समय पे जो कुशासन के लक्षण है, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो आसानी से हमें परिलक्षित होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे आज हम देखते हैं, सुनते हैं कि अलग अलग देशों में कहीं पर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं पर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, और सार्वजनिक धन को जो हड़पने वाली जो घटनाएं हैं, ऐसी जो है उदाहरण हमें प्रत्येक दिन नए नए रूप पे विश्व के विभिन्न अलग अलग देशों पे हमें मिलते हैं। अब इसीलिए जो सुशासन की अवधारणा है यह बहुत ज्यादा प्रासंगिक आज के समय में हो गई है। उसके बाद जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में जो सुशासन की अवधारणा थी वह 1990 के आसपास जो है अत्यधिक जोर पकड़ती है। जैसा कि आपने भी बताया और सुमित सर ने भी बताया अभी कि 1989 में विश्व बैंक ने जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसका नाम था सब सहारन अफ्रीका फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ। और 1992 में एक और रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की थी विश्व बैंक ने ही, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ये जो दो रिपोर्टें थी, इनमें सुशासन के कई पहलुओं पर अनेक रूपों से चर्चा की गई थी, लेकिन फाइनली अलग अलग पहलुओं से चर्चा करने के बाद जो डिसीजन था, मतलब कुछ जो पॉइंट थे, उसमें जो 3 पहलू थे उनको सबसे जो है मुख्य माना गया। वो जो विश्व बैंक ने जो शासन के संबंध में जो 3 प्रमुख पहलू थे उन पर विचार किया, और वो जो 3 पहलू थे उसमें सबसे पहला था कि राजनीतिक सत्ता का रूप क्या है। दूसरा पहलू था कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो सत्ता है देश की, किसी भी देश की जो सत्ता है वह आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के विकास के लिए कैसे और क्या प्रबंध की व्यवस्था करती है। और जो तीसरी थी, जो तीसरा पहलू था, इसका काफी इम्पोर्टेंट पहलू था, वो था कि सरकार की योजना निरूपण क्या है और उसकी जो नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करने और उन कार्यों को करने की क्षमता क्या है। क्रियान्वित करने का तरीका भी इसमें लिया गया और कार्यों को करने की क्षमता भी जो है इसमें लिया गया। तो इन 3 पहलुओं को ही विशेष आधार मानकर जो है उस समय जो है 8 विशेषताओं को इसके मुख्य रूप से स्थान दिया गया था, जिसमें पहला था भागीदारी। ठीक है, भागीदारी का मतलब है कि जो शासन है, प्रशासन है, उसमें सबकी जो है बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। वहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला पुरुष को लेकर हो या फिर जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो विश्व बैंक का वहां पर मानना था कि भागीदारी जो है सबकी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा पहलू या फिर जो दूसरी विशेषता जिसे हम कहते हैं, उन्होंने इस पर बताया था कि कानून का शासन होना चाहिए। सुशासन की ही दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि शासन जो है कानून का होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होना चाहिए। और जब हम कानून के शासन की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक निष्पक्ष कानूनी ढांचे की भी जरूरत होती है। जब हमें निष्पक्ष कानूनी ढांचा चाहिए होता है तो उसके लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत होती है और एक बहुत ज्यादा ईमानदार पुलिस बल की भी हमें उसके लिए आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुड गवर्नेंस या सुशासन की है वह है पारदर्शिता। पारदर्शिता सुशासन की जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यूएनओ ने इसको अपने दृष्टिकोण से जो है परिभाषित किया है और
एक जो सामान्य अर्थ में जो हम पारदर्शिता को परिभाषित करते हैं वो एक उसका दूसरा पहलू है। पहले हम बात करते हैं यूएनओ के पहलू से, या फिर विश्व बैंक ने जब इस गुड गवर्नेंस की विशेषताएं बताई थी तो क्या क्या उसमें पारदर्शिता के अंदर उन्होंने बोला था। उनका मानना था कि जो पारदर्शिता है इसका अर्थ यह है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में किसी भी तरीके से किसी भी जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि हर काम नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए। और उसमें उसने एक चीज और की ऐड किया था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी अधिकारी द्वारा जो जिस पद पर है उस पद का दुरुपयोग न किया जाए और ईमानदारी का परिचय दिया जाए। लेकिन अगर हम साधारण अर्थों में पारदर्शिता को परिभाषित करने की कोशिश करें या इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि पारदर्शिता का जो साधारण सा अर्थ है वह है बिल्कुल खुलापन। इसका मतलब यह है कि जो शासन द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको जो है सूचनाओं के रूप में, एक सूचनाओं के रूप में जो है जनता को उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में देश की जनता जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जनता की सहभागिता को वहां के शासन में, वहां के प्रशासन में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए यह अति आवश्यक होता है कि शासन और प्रशासन द्वारा जो भी निर्णय लिए जाए या फिर लिए जा रहे हैं या भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाए उन नीतियों या जो भी नीतियों का निर्माण किया जाए शासन और प्रशासन, क्योंकि शासन और प्रशासन जनता के हितों के लिए निर्णय लेगा या लेता है। तो बिल्कुल, तो जो भी नीतियां जो है शासन या प्रशासन द्वारा जनता के हितों के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं या जो भी नीतियां जो है उनका निर्माण किया जाता है तो उसकी सूचना जनता को आसानी से उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं सूचना की, तो सूचना में भी अपने आप में कुछ गुण होने चाहिए। सूचना के जो मेन गुण हैं, जो मतलब 2-3 पॉइंट जिनकी ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सूचना में 3 गुण तो मुख्यतया होने चाहिए जी। सबसे पहले कि सूचना सभी के लिए, शासन से प्रशासन से सूचना सभी के लिए जो है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। और दूसरा कि यह समय पर उपलब्ध हो। ये नहीं कि आज हमने किसी चीज को सूचना मांगी तो जब तक उसकी इंपोर्टेंस है तब तक हमें वो सूचना ही ना मिले, ऐसा नहीं। एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो है हमें सूचना मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि सूचना प्रासंगिक हो, बिल्कुल सटीक सूचना हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी संबंध में अगर जिस भी मुद्दे पर वो सूचना लेना चाहता है उसको सूचना उपलब्ध हो, प्रासंगिक हो और सटीक हो। देखिए अब पारदर्शिता जब आएगी, गुड गवर्नेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारदर्शिता, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि नागरिक और सरकार के जो बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। शासक और शासितों के बीच की जो दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाती है और जनता की जो शासन और प्रशासन में जो सहभागिता है उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, विश्वास बनता है। अब जबकि पारदर्शिता का जो विषय है सुशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें हमारी सरकार द्वारा भी, हमारे जो भारत सरकार है उसने भी समय समय पर अनेक स्टेप्स लिए हुए हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में आरटीआई को लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके तहत आप किसी भी विभाग की, कुछ एक आध विभागों को छोड़कर जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उनको छोड़ के जो है आप किसी भी विभाग की किसी भी जानकारी से आप अवगत हो सकते हैं। और दूसरा है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब है कि ये जो सिटीजन चार्टर है एक तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई भी विभाग यह कमिट करता है अपने क्लाइंट से या देश की जनता से, यह कमिट करता है कि वह क्या क्या सेवाएं जो है जनता को प्रदान करेगा और इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत जनता को मिलने वाली जो सुविधाएं जो कि सरकार के द्वारा गारंटेड है उनका विवरण उस चार्टर के अंतर्गत दिया जाता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। तीसरी चीज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हम देखते हैं कि आज जो है सारे की सारी चीजें, जो भी चीजें हैं उनका विवरण हमें ऑनलाइन मिल जाता है, जहां पर कि हम उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने हितों के अनुरूप जो है उस पर काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए अनेक जो सतर्कता संस्थान है, सीवीसी है, सीबीआई है, अनेक मतलब जो सतर्कता संस्थान है जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में या फिर पारदर्शिता लाने में सहायक होते हैं, उनकी स्थापना सरकार ने की हुई है। और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया सोशल ऑडिट का। देखिए सोशल ऑडिट में क्या है कि सिर्फ सरकारी अधिकारी ही जो है उस किसी आख्या को प्रेषित नहीं करेंगे। जैसे मनरेगा का कॉन्सेप्ट था तो वहां पर सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारियों के साथ साथ जो स्वतंत्र एनजीओज हैं जो कि सोशली वर्क कर रही हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क कर रही हैं, वो जो हैं या फिर समाज में जो सामाजिक
कार्यों में लगे रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर ऑडिट करेंगे और अपनी आख्या जो है भेजेंगे। इसी क्रम में जो चौथी जो विशेषता है गुड गवर्नेंस की या सुशासन की, वो आता है प्रतिक्रियाशील। देखिए, प्रतिक्रियाशील का अर्थ है कि जो सभी संस्थाएं एक निश्चित समय सीमा के भीतर रहकर जो है सभी नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करें। मतलब एक टाइम बाउंडेशन फिक्स हो जिसमें ये तय किया जाए कि ठीक, अगर हम आपको ये सेवा देना चाह रहे हैं तो इस निश्चित दायरे के अंदर या निश्चित अवधि के अंतर्गत हम आपको ये सेवाएं प्रदान कर देंगे। और जो देखिए, पांचवी जो इसकी विशेषता है, मैंने कहा था कि 8 प्रमुख विशेषताओं को जो है इसमें लिया गया था 3 बिंदु पर गहनता से विचार विमर्श करने के बाद। तो इसमें जो पांचवी विशेषता है काफी महत्वपूर्ण है, सहमति मूलकता या फिर सर्वसम्मति उन्मुख। देखिए, समाज क्या है कि अलग अलग समूह से बनता है और उनमें जो है एक दृष्टिकोण नहीं रहता, इसलिए समाज जब अलग अलग समूह से बनता है तो उनमें अनेक दृष्टिकोण मौजूद होते हैं। सुशासन जो है समाज के अलग अलग हितों के बीच एक मध्य मार्ग, बीच का रास्ता निकालकर उस जरूरत को महसूस करते हुए इस बात पर फोकस करता है या इस बात पर बल देता है कि एक आम सहमति या व्यापक सहमति कायम हो सके जो कि सारे समाज के हित पर हो, और वो सहमति ऐसी कायम हो सके कि जिसे प्राप्त भी किया जा सकता है। और इसका जो छठा तत्व है, छठी जो विशेषता है, वो है समानता व समावेशी। देखिए, सुशासन के तहत समाज के सभी वर्गों या सभी सदस्यों को ये लगना चाहिए कि वे समाज के मुख्य धारा के बाहर नहीं है। कभी किसी को कोई असमान व्यवहार जो है समाज में नहीं लगना चाहिए। सुशासन में तो सभी सदस्यों को या सभी वर्गों को ये लगना चाहिए कि हम सब एक मुख्य धारा में हैं, और बल्कि मतलब मुख्य धारा के बाहर नहीं है, बल्कि उनको ये लगना चाहिए कि वो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हीं लोगों से मिलकर ये समाज बनता है। यानी कि सभी समूहों की आवश्यकता को महसूस करता हुआ एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें समानता हो और वह एक समावेशी समाज लग सके। और जो इसका 7वीं विशेषता है इसकी, वो है प्रभाविता और दक्षता। अगर हम प्रभाविता की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आता है उसमें हम कह सकते हैं कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज जो है, उनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। और दक्षता की अवधारणा की अगर हम बात करें तो दक्षता के संदर्भ में जो प्राकृतिक संसाधन है उनके सतत प्रयोग किया जाना चाहिए, और ये जो प्रयोग हो वो पर्यावरण के संरक्षण के अनुकूल हो और पर्यावरण के संरक्षण को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और इसका जो 8वां जो वो है, मतलब कि इसका जो 8वीं विशेषता है वो है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व किसी भी संस्थान के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उत्तरदायित्व सुशासन की एक सबसे अहम आवश्यकता हम इसे कह सकते हैं। और न केवल सरकारी जो संस्थाएं हैं बल्कि निजी क्षेत्र में भी और नागरिक समाज संगठनों को भी जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। अगर हम इन 8 विशेषताओं को, जो कि सुशासन को परिभाषित करते हैं, अगर हम इन 8 विशेषताओं को ध्यान से समझे तो इनमें से 4 बातें मुख्य रूप से आती हैं। पहली बात है लोकाचार, यानी नागरिकों के प्रति जो सेवा है, जो एक सिविल सर्वेंट होता है या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने जनता के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। और दूसरी चीज आती है नैतिकता, इसमें हम ईमानदारी और पारदर्शिता को सम्मिलित करते हैं। तीसरी चीज आती है साम्यता, अर्थात सभी नागरिकों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो या फिर किसी भी धर्म से हो, सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार। और चौथी जो चीज आती है वो आती है कार्यकुशलता या दक्षता, यानी कि जो संसाधन है उनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। जी, ये बहुत ही विस्तार से आपने इसमें सारे पहलुओं पर बताया। मुझे लगता है कि हम लोग तीनों लोग जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो है, मुझे लगता है हम तीनों ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि अभी प्रमोद जी बता रहे थे, 2 चीजों पे मेरा जोर ज्यादा है कि मतलब एक सिटीजन चार्टर का मामला है जी, और जो हमारी जो आरटीआई के माध्यम से जैसे सूचना लेने की जो तरीके हैं लेने के, अभी भी मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पे उतना अभी जागरूकता नहीं फैली। फिलहाल सुमित जी से बात करेंगे। सुमित जी, गुड गवर्नेंस और अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ कनेक्शन है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप जी, और उससे संबंधित चीजें जरा बताइए। जी, बिल्कुल कनेक्शन है। जब एनडीए गवर्नमेंट 2014 में चुनकर आई और इन्होंने एनडीए गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बनाई, तो इन्होंने पहली बार 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जी।
तो इनका मानना ये था कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे वो एक सुशासन पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने नए टेलीकॉम नीति लेकर आए थे, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, और केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग की स्थापना की थी, कावेरी जल विवाद को सुलझाने का प्रयास किया था, ग्रामीण रोजगार सृजन करने का प्रयास किया था, भारतीय मूल के लोगों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की थी। तो इन्होंने बुनियादी ढांचों में भी काफी सुधार किया था। तो एक जो हम वो गुड गवर्नेंस के 8 मूलभूत तत्वों की बात कर रहे हैं, उस पर एक व्यापक स्तर पर इन्होंने काम करने का प्रयास किया था। तो इसीलिए जो एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में आई थी, तो उन्होंने 25 दिसंबर, जो कि इनका जन्मदिन भी है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है, तो उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर एनडीए की गवर्नमेंट ने इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सुशासन सिर्फ ये नहीं है कि सुशासन आएगा कैसे, सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही सुशासन लेकर आएगी। एक लोकतंत्र में सबसे मुश्किल काम नागरिक बने रहना है, क्योंकि नागरिक का कार्य सिर्फ वोट डालना नहीं है। नागरिक का कार्य है कि वो हर तरीके से जागरूक रहे और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और अपने अधिकारों को प्राप्त करने की हमेशा प्रयास करे। तो यही मेरा कहना है कि एक लोकतंत्र में नागरिक बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमको हमेशा नागरिक के बने रहने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जी। तो इसके बाद मैं प्रमोद जी से जरा पूछना चाहूंगा कि प्रमोद जी, अगर सिटीजन चार्टर पे माफ कीजिएगा, इस पे भारत में सुशासन की जो हमारे चैलेंजेस हैं, समस्याएं, इस पे जरा संक्षेप में आप बताइएगा। देखिए, भारत में जो सुशासन की समस्या है, इस पर प्रोफेसर राय माहेश्वरी ने एक लेख लिखा था। अच्छा। उस लेख का नाम था पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर ट्रू गवर्नेंस। और उसमें उन्होंने बताया था कि भारत में सुशासन की स्थापना में जो बाधाएं आ रही हैं, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि जो सबसे पहली बाधा उन्होंने बताई थी कि जो भारत में है वो भी राजनीतिक अस्थायित्व है, क्योंकि कुछ समय ऐसा रहा कि एक स्थायित्व सरकार में नहीं आ पा रहा था, मिलीजुली सरकारों का दौर चल रहा था, जिससे कि राजनीतिक परिपक्वता हम जिसे कहते हैं कि नहीं आ पा रही थी डिसीजंस लेने में। तो इसके लिए जो है उन्होंने इस तरफ जो है बताया था कि जो राजनीतिक अस्थायित्व है ये एक सबसे बड़ी एक प्रमुख बाधा है। और दूसरी चीज उन्होंने बताया था कि नए नए जो राजनीतिक दलों के जो बनने की प्रवृत्ति है, ये भी भारत में सुशासन के मार्ग में एक बाधक है। और तीसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बोला था कि जो राजनीति का अपराधीकरण है, जो राजनीति में जो अपराधीकरण जो राजनीति का हो रहा है, तो ये बहुत ही जो है चिंताजनक स्थिति है। और मैं आपको सांसदों की जो एडीआर रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं आपको जो है कुछ आंकड़े में लेके आया हूं, बताना चाहूंगा कि 2009 में, माफ कीजिएगा, 2009 में 543 सांसद लोकसभा में चुन के आए थे और उनमें से 30% सांसद यानी कि 76 सांसद ऐसे थे जिन पर की क्या थे कि गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। और ये मामला देखियो, ये चीज है कि अपराधीकरण राजनीति में बढ़ता गया। 2014 में जो उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें 542 सांसद चुनकर आए और ये आंकड़ा बढ़कर 34% हो गया और 112 सांसद जो थे गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त थे या उनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज थे। जी, ठीक है। और उसके बाद जब 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उसमें 539 या 542 सांसद, इन दोनों में से कोई एक एग्जैक्ट फिगर है, वो चुन के आए थे लोकसभा में और 143%, 43%, 159% सांसद ऐसे थे जिन पर की गंभीर अपराध वाले मुकदमे दर्ज थे। अब 2019 की अगर हम बात करें लोकसभा की, 43% जो सांसद थे वो गंभीर अपराधों में लिप्त थे, उन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और जो 29% सांसद थे लोकसभा के, वो जो है आपराधिक मामलों में लिप्त थे। यानी कि अभी जो हमारी लोकसभा है उसमें 72% सांसदों के ऊपर आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले जो है दर्ज हैं। उसके बाद चौथी जो एक महत्वपूर्ण चीज थी जो उन्होंने बताई थी प्रोफेसर माहेश्वरी ने, वो बताया था कि प्रशासनिक
प्रशासनिक संस्कृति का अर्थ या मतलब यह होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके तरीके को हम प्रशासनिक संस्कृति कहते हैं। और इस संबंध में उन्होंने कुछ कमियों को, भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की कुछ कमियों को नोटिस किया था या नोट किया था। उन्होंने बताया था कि कानून और नियमों के प्रति यहाँ पर बहुत ज्यादा कठोरता है। दूसरी चीज, यहाँ की जो प्रशासनिक संस्कृति है उस पर लाल फीताशाही काफी हावी है। जी। तीसरी चीज इसकी अनुत्तरदायित्व और असंवेदनशीलता यहाँ की प्रशासनिक संस्कृति में घुली मिली हुई है। और एक विशिष्ट वर्गीय भावना यहाँ की जो प्रशासनिक संस्कृति है उसमें पाई जाती है। और यहाँ की जो प्रशासनिक संस्कृति है उसमें जनता से दूरी रखने पर ही बल दिया जाता है और बहुत ज्यादा अत्यधिक कागजी कार्यवाही की जाती है, जो कि भारत में आने वाले सुशासन के मार्ग में ये सारी चीजें सबसे बड़ी बाधक हैं। अच्छा, कार्यक्रम का संचालन मैं करना चाहूंगा क्योंकि काफी समय से हम लोग बोल रहे हैं, तो अब हम हमारे सहायक प्रोफेसर शुभांकर सर से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। तो सर हमें ये बताइए कि ई गवर्नेंस कैसे शासन और प्रशासन को और सुदृढ़ करने का काम करता है? जी, ई गवर्नेंस बेसिकली देखिए ऐसा है कि ई गवर्नेंस में जितने भी हम इंटरनेट के माध्यम से या संचार की जितनी भी ये तकनीकें हैं, इनके माध्यम से हम कैसे सुनिश्चित करते हैं इसको। बेसिकली देखिए, जब सरकार जैसे ही संचार के माध्यम बढ़े उसी तरह सरकारों के कामकाज का तरीका भी बदला है। जी। तो जैसे कि हमें आरटीआई एक क्रांतिकारी परिवर्तन था इसमें, जो है अगर देखा जाए तो जो सरकार के कामकाज में, गवर्नेंस में एक बहुत ही, अब तो हम ऑनलाइन भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आमूलचूलकारी परिवर्तन मतलब कह सकते हैं इसको। हालांकि एक चीज देखिए, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो नियमावली बनती है, जैसे मैं अभी अब उत्तराखंड के राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहा था, तो उसके नियमावली में भी है कि भाई सूचना देना सरकार का दायित्व है। जी। है ना? ऐसा नहीं है कि वो हम अधिकार है तो मांग रहे हैं तभी देंगे। जी। तो सूचना देने का दायित्व का जो नियमावलियों में सरकारी जिसे बोलते हैं कि गजट में, ये सब चीजों में पहले से था, सिटीजन चार्टर में सब में था। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पा रही थी। जी। और थोड़ा सा हमारे यहाँ चैलेंज ये भी है कि जो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इशूज भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना चाहूंगा कि आप देखते होंगे अखबारों में कई बार, मीडिया में खबरें छपती रहती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, वो माननीय हमारी जो है माननीय इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही चल रही है, प्रधानमंत्री थी हमारी, उनके टाइम से ही चल रही है। और शौचालय क्या जो योजना चली वो हमारे गरीबों के लिए देने का, अंत्योदय योजना चली है, समाज के हाशिए पे खड़े व्यक्ति को लाभ देने के लिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं, बेसिकली उनका जो मेन जो मूल रास्ता है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ही गुजरता है। अब देखिए चैलेंजेस तो हैं। देखिए अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि पारदर्शिता, और उसमें क्या बोलते हैं, जो एक उन्होंने पॉइंट बोला कि सर्विस डिलीवरी जब होती है तो उस डिलीवरी के होने की जो दशा होती है ना, वो दशा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। कि जरूरी नहीं कि हमारे, क्योंकि सर्विस डिलीवरी कोई वस्तु नहीं है कि हमें कोई सामान लिया और हमने किसी को दे दिया तो फायदा। इसमें पॉलिटिकल साइंस में माइकल वाल्जर बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को, इक्वलिटी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया है। वो ये कहते हैं कि मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ पे आम लगा हुआ है और अलग अलग साइज के लोग उस आम को तोड़ना चाहते हैं। एक 5 फुट का आदमी है, एक 8 फुट का आदमी है ना, एक 3 फुट का आदमी है। तो अब आम को खाना सबको है, तो अब एक नियम ये कहता है कि सबको बराबरी का हक मिले, तो आप उसको जो है एक 4 फुट की टेबल बनाओ, सबको दे दो। तो क्या 4 फुट की टेबल हो 5 फुट के आदमी को, 8 फुट के आदमी को, 3 फुट के आदमी को सुटेबल होगी? किसी को होगी, किसी को नहीं होगी। 3 फुट की हो जाएगी और सबसे बड़े वाले को हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा वाला पहले पा जाएगा। तो बेसिकली क्या, इसमें न्याय के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक तत्वात्मक न्याय जिसे बोलते हैं कि सब्सटेंशियल जस्टिस, और एक वितरणात्मक न्याय। हमारा जैसे जॉन रॉल्स, इसके पहले तो वितरणात्मक न्याय पर उन्होंने खूब सारा फोकस किया था। बेसिकली मैं बताऊं ना कि 1970 के बाद से सर्विस डिलीवरी के मामले में बहुत सारा परिवर्तन आया, ग्लोबली आया, इंडिया में नहीं ग्लोबली आया। तो और इसमें पैरेटो एक जो है चिंतक है, उन्होंने भी बोला कि उसमें पैरेटो ने जो है जो कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने कहा कि अगर समाज में हम किसी हिस्से के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उससे कोई भी वर्ग प्रभावित ना हो। मतलब किसी के लिए कोई व्यवस्था की जाए, इंक्लूसिव हो। हाँ, इंक्लूसिव हो। कोई, जैसे हम लोग बात बोलते हैं अरे भाई कुछ करेंगे तो कोई ना कोई तो प्रभावित होगा, लेकिन पैरेटो का सिद्धांत कहता है कि कोई वर्ग प्रभावित ना हो। तो उसी तरीके से ई गवर्नेंस ने
काफी हद तक, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, काफी हद तक ई गवर्नेंस के आने से सर्विस डिलीवरी के जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें काफी सुधार आया है जी। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि आवास योजना की बात मैं करता हूं, तो आवास योजना में क्या हो रहा है कि थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो पाए, कि 2 किस्तों में पैसे मिलते हैं, अनुदान मिलता है, एक तरह से कह सकते हैं प्रोत्साहन राशि, जो भी उसको सरकारी भाषा है, तो उसमें वो उनको अनुदान मिलता है, तो वो जो है पहले उस लाभार्थी के खाते में जाता है, उसके बाद आपको प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके उसके साथ क्या है, जीपीएस लगा दिया है। अच्छा, मैंने अगर आप कहीं किसी दूसरी जगह के फोटो डालेंगे तो खतरे में है आप। जी, हाँ, तो वो आपको जीपीएस के माध्यम से लोकेट करके बताया जाएगा कि ये चीज है। बेसिकली गवर्नमेंट कई चीजों पे कर रही चीजें, लेकिन क्या है ना, वही बारी बात है कि सूचना। अच्छा, अभी प्रमोद जी ने सिटीजन चार्टर का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है इस गुड गवर्नेंस के टॉपिक में, जिसका मतलब कि मैं कल्पना नहीं कर सकती। आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व, आधी प्रॉब्लम, बिल्कुल आधी प्रॉब्लम, बस जनता को पता रहे कि हमें करना कैसे है। अब देखिए, जैसे चैलेंजेस की बात की तो हर जगह शुरू से ही ब्यूरोक्रेसी का ऐसा नेचर रहा है कि एक तरह से ना एक टेंशन, पता नहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ है कि भाई कोई सूचना ना जिस तरीके से प्रसारित होनी चाहिए होती नहीं है, और उससे क्या होता है, कभी न कभी तो होगी, क्योंकि पब्लिक अगर नोटिस जारी है किसी चीज में तो कभी कभी होगी। तो जैसे ग्रामीण अंचलों में या बहुत सुदूर क्षेत्रों में ना ब्यूरोक्रेसी का एक चरित्र होता है। भाई ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पॉलिटिक्स हो, उसमें हमारे समाज के ही लोग हैं, तो हमारे जो जितने भी पूर्वाग्रह हैं, जितने भी चीजें हैं, सब उसी समय किसी नेता ने कहा भी था कि पॉलिटिक्स को किसी कोई जो है आलोचना कर रहा था, किसी ने बोला कि भाई पॉलिटिक्स में है कौन, आपके बीच से तो आए उठ के, कहीं ऊपर से तो आए नहीं है। तो वो बेसिकली यही 2-3 मुद्दे ऐसे हैं। अब सोशल ऑडिट का मुद्दा इसी में है, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। जैसे अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूंगी, ये सोशल ऑडिट जो वर्ल्ड बैंक ने जो 8 पैरामीटर्स बताए थे, तो उसमें जो 2 पैरामीटर हैं, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, तो सोशल ऑडिट कैसे उसको पाने का, कैसे उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। ये बेसिकली में बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड, एक्चुअली क्या है ना कि मेरी जो रिसर्च थीसिस है मेरी, जी, ये है ही यही, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी टू प्रमोट लोकल रूरल गवर्नेंस जी। अच्छा सर, इन 21st सेंचुरी। मेरे पीएचडी का टॉपिक यही है। जी। तो ये बहुत बढ़िया उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट में क्या है कि यहाँ पर बेसिकली 2014-15 से शुरू हुआ यहाँ, मतलब ढंग से जो है उत्तराखंड राज्य में जो अप्लाई हुआ सब जगहों पे। तो सोशल ऑडिट में अब देखिए पार्टिसिपेशन कैसे है पब्लिक का। यहाँ उत्तराखंड में सोशल ऑडिट में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जांच करने वाले लोग हैं, पता कौन है? समूह की महिलाएं हैं। अच्छा, हाँ, और मतलब सोशल ऑडिट में, अच्छा। सोशल ऑडिट में जो चेकिंग कर रही हैं, जैसे मान लीजिए मनरेगा के जितने, बेसिकली मनरेगा का हो रहा है, मनरेगा के जितने कार्य हुए हैं उसकी चेकिंग समूह की महिलाएं। और कौन महिलाएं हैं? एकदम सुदूर गांव की। अच्छा, ये तो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल एक तीर से 2 निशाना। महिला सशक्तिकरण तो जो होगा ही, और बेसिकली गांव के बिल्कुल रूट से उस आदमी को उठाया गया है कि जो एक तो सिस्टम समझेगा, ऊपर से अपने लोगों को आके वो चीजें अपने लोगों में सर्कुलेट करेगा। तो ग्रामीण अंचलों से, ये बेसिकली उत्तराखंड का शासनादेश भी था कि इस पे ग्रामीण विकास विभाग ने इसको पहल की थी। पूछा था, सभी ब्लॉक से पूछा गया था कि क्या भाई जो एनआरएलएम जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से योजना चल रही है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके क्या महिलाएं सक्षम हैं? तो उसमें फिर बातचीत हुई और फिर फैसला हुआ कि नहीं, महिलाएं सक्षम है, चूंकि उसमें एक मानक था कि 12th क्लास पास होनी चाहिए और जो मनरेगा के कार्य किए गए हैं उसकी समीक्षा करनी है, उसकी बेसिकली जांच करनी है। तो महिलाएं गई, तो उन्होंने बहुत मतलब कि शानदार काम किया है उस तरीके से देखा जाए। कई सारे जिले हैं उसमें, कई जगह जहां गड़बड़ियां हुई, जहां अनियमितताएं पाएगी, वहां पर कई लोग जो है बुक हुए, उनके ऊपर चार्ज लगे। तो ये सोशल ऑडिट का एक तरह से मेरे हिसाब से प्रगति कही जाएगी, जिस तरीके से सोशल ऑडिट बेसिकली काम हुआ है। प्लस जो जीपीएस लोकेटर वाला मामला है, इसका आवास योजना में ये भी प्रगति है मेरे हिसाब से। तीसरी चीज है कि एक स्वामित्व योजना आई है अभी गवर्नमेंट की, उत्तराखंड नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्वामित्व योजना में क्या हो रहा है? स्वामित्व योजना में बेसिकली अगर आप नजर डालेंगे, अब मैं ये डेटा एनालिसिस कर रहा था तो मैं देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने विवाद के मामले हैं उसमें अगर आप 50% से ऊपर के मामले देखेंगे ना, जमीन से सिविल मामले, जो सिविल मामले हैं 50% के आसपास लोग मामले जो है वो जमीनों से संबंधित है। तो ये एक तरह से हेडक था तहसील के लिए, ब्लॉक के लिए, प्रशासन के लिए सबसे बड़ा हेडक था कि ये जो खसरा खतौनी इन सब का मामला है, इसको निपटा कैसे जाए। तो स्वामित्व योजना किस लिए आई? अब स्वामित्व योजना का जो पर्पज है
कि एक बार में लोकेट करके डिजिटाइज करके सबको एग्जैक्ट बता दिया। अब देखिए, खतौनी निकालने के बाद आदमी तहसील से निकालने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहता था कि मेरी खतौनी सही है कि नहीं, है ना। अब वो ऑनलाइन चेक कर ऊपर से जो उसकी जो प्रोसेस है काफी ट्रांसपेरेंट है। उसमें क्या हो रहा है कि वो ड्रोन से वो मैपिंग कर रहे हैं। तो ड्रोन से मैपिंग क्या हो रहा है, एक बार आपकी मैपिंग हो गई, जो भी विवाद है उसी समय सुलझा लीजिए। एक बार मैपिंग हो गई, फिर आप कभी भी हैं, कहीं भी हैं, कैसे भी मांग रहे हैं सूचना, आपको सेम डेटा जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगी। अब तो काफी मतलब चीजें ऑनलाइन हो भी गई हैं, लेकिन एक चीज मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अभी भी जो चकबंदी के रिकॉर्ड हैं जी, वो अभी भी ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। तो जो चकबंदी में जो आज अभी आप जमीन ले रहे हैं, तो आपको अभी भी चकबंदी अधिकारी के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। अब करना, धीरे-धीरे होगा। तो बेसिकली यही सारी ई गवर्नेंस के जितने हमारे मैटर थे, तो हमें लगता है कि हमें अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। तो मैं अपने श्रोताओं और लर्नर्स से, हम सभी साथियों की ओर से इस कार्यक्रम को अब जो है अंतिम चरण में पहुंचाना चाहते हैं। तो सुमित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, गुड गवर्नेंस पाने के लिए जितना प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, उससे ज्यादा प्रयास, उतना ही लगभग या उससे ज्यादा प्रयास हमको करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को स्थापित करने में जनता की बहुत बड़ी भागीदारी है और होनी भी चाहिए। तो हमको अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, हमको सारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और हमको प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमको जो चीजें गवर्नमेंट दे रही है उसको देखना होगा, और अपनी तरफ से भी प्रयास करना होगा कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। और हमको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा हर एक चीज, हर एक योजनाओं के लिए, जो भी गवर्नमेंट कर रही है और जो नहीं भी कर रही है उसके प्रति भी हमको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, और अपनी जो हमारे जो विचार हैं उसको हमको देना पड़ेगा। और जो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो कोई भी आजकल लॉ बन रहे हैं उसके लिए जनता की राय मांगती है, तो मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग इसमें अपने पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, अपनी राय देते हैं। तो हमको बढ़ चढ़ के अपनी राय देनी होगी, जिससे अच्छी मतलब जन कल्याण की योजनाएं बन सकें और वो हमारे लिए भी लाभप्रद हो। तो इसी के साथ में और एफिशिएंसी के लिए प्रयास करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। और इसी के साथ में अपने श्रोताओं से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। प्रमोद सर, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो भी नियम, लॉज, बायलॉज इस पर बनाए जा रहे हैं, जो भी नियम कानून इस पर बनाए जा रहे हैं, वो तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि जनता की भागीदारी उस पर सुनिश्चित ना हो। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को अपनी भागीदारी आगे बढ़कर जो है उसका निर्वहन करना चाहिए। और इसी के साथ ही सुमित जी, शुभांकर जी और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।